तो इंडिया की है मीटिंग और बात क्या इसके अंदर 24 की है सेटिंग। 24 कैसे जीतना है, मोदी सरकार को सत्ता से कैसे हटाना है, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया समन्वय समिति की बैठक है आज दिल्ली में। इंडिया समन्वय समिति की बैठक है, शरद पवार के घर पर समन्वय समिति की यह बैठक है। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। बैठक में तेजस्वी यादव समेत कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन की बैठक है और इसमें यह तय किया जाना है कि 24 को लेकर वो समीकरण क्या हो, सीटें क्या हो, उम्मीदवार क्या हो, उस पर बात होनी है। 26 से अधिक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए आज का दिन खास है। आज एनसीपी नेता शरद पवार के घर गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। पवार के घर हो रही इस बैठक में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के विरोध में गठबंधन की आगे की रणनीतियों के बारे में कई अहम चर्चाएं होने की उम्मीद की जा रही है। शरद पवार के घर हो रही INDIA की समन्वय समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा संभव है। सभी नेताओं के बीच देश भर में संयुक्त रैलियां, सोशल मीडिया अभियान और आगे की विभिन्न चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है। ऐसी संभावना है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को बीते चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर तय किया जा सकता है, यानी जो जहां से जीता है वहां पर उसको हक दिया जा सकता है। ये केवल कल्पना है, इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन आज ये सब कुछ मीटिंग में तय हो सकता है। बैठक होगी, उस पर जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। मनोहर केसरी मेरे साथी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। मनोहर, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, पटना भी सारी बातचीत हो चुकी, उसके बाद शिमला हो चुकी, उसके बाद बेंगलुरु हो चुकी और अब दिल्ली देश की राजधानी में। और यहाँ पर अहम बात ये कि उम्मीदवार कौन होगा, किसका जोर होगा, किस किस उम्मीदवार को सामने रख कर किस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी एक तकरार की सबसे बड़ी वजह आज सुलझाने की कोशिश होगी। क्या तैयारी है, कब से मीटिंग है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद फिर दिल्ली में 5 सितंबर को इनके जो अलग अलग पार्टियों के हैं उन्हें डिनर दिया गया था और एक बैठक तय की गई थी कि आखिरकार जो मुद्दे होंगे उसे लेकर के कैसे काउंटर करना है। लेकिन आज जो बैठक है वो पहली इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें 14 मेंबर हैं। और आज शरद पवार की जो रेजिडेंस है दिल्ली में, उनके आवास पर ये बैठक होगी। लेकिन जेडीयू की ओर से ललन सिंह उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इससे दरार साफ नजर आता है। और कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को कहा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को घमंडिया कहा है, तो जेडीयू और ललन सिंह का जो घमंड है वो इन्हें इंडिया को ले डूबेगा, इस प्रकार के आरोप लगाए गए। अब मैं आता हूँ इस मीटिंग को लेकर के। इस मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है इंडिया की, उसमें ये तय किया जाएगा कि जो सीटें हैं, आखिरकार जो पार्टियां जहां पर मजबूत हैं वहां लेकर के उनको ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन सभी ने उस समय जब पहली बैठक हुई थी उस समय भी कई फॉर्मूले उन्होंने दिए थे। तो आज इस बात को लेकर के चर्चा होनी है कि आखिरकार क्या किया जाए। मनोहर, मुझे लगता है, मनोहर मैं आता हूं आपके पास। मनोहर, मुझे लगता है कि आपने जो ललन सिंह का यहाँ पर एक पेज सामने रखा है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज चर्चा होनी है और जेडीयू के बिना चर्चा होनी है तो किस तरीके की ये चर्चा निकलकर सामने आएगी। जेडीयू जो लीड करती दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि इंडिया समन्वय समिति की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं और एक बार फिर रुख करेंगे इसके साथ ही अपने संवाददाता मनोहर केसरी का। बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल नहीं हो रहे हैं।
तबीयत खराब होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं ललन सिंह, वही ललन सिंह जो बहुत एग्रेसिव नजर आते रहे, वही नीतीश कुमार जिनकी अगुवाई में ललन सिंह एनडीए पर प्रहार करते रहे, वो आज ऐन एक खास जरूरी मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या वाकई तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब है तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब दरार कहीं ना कहीं है। अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। वहीं टीएमसी के अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। जी हां, ईडी के सामने अभिषेक की पेशी है, ईडी ने उन्हें पेश होने के लिए बुलाया है। शिक्षा घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ है, लिहाजा अभिषेक बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो जेडीयू और टीएमसी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, सवाल मेरा वही है, आप अपना जवाब जहां रोका था वहीं से शुरू कीजिएगा, लेकिन ये जरूर ऐड कीजिएगा कि अगर ये दो पार्टियां नहीं हैं तो क्या इनकी जगह कोई और प्रतिनिधित्व कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो ये किस तरीके की मीटिंग निकलकर सामने आ रही? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंककि आप देखिए कल जेडीयू की ओर से पटना में एक बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में जो तमाम ब्लॉक लेवल पे हैं, क्योंकि 243 विधानसभा है, फिर लोकसभा है। लोकसभा में अगर आप देखें तो आरजेडी के तो एक भी सांसद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक हैं और 16 जेडीयू के हैं। तो ऐसे में बैठक होती है और आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है उसमें जेडीयू शामिल नहीं होता। वहीं अभिषेक बनर्जी की अगर बात करें तो अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए एजेंसी बुलाई हुई है। अभिषेक बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि जिस दिन हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उस दिन इसको लगातार एनडीए गवर्नमेंट से डिरेल करने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलती है। तो इस तरह के आरोप लगाए गए। अब बात रही बैठक की, राजीव, अगर हम बैठक की बात करें तो एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होनी है। दूसरी बात यह है कि 180 सीटों पे जहां पिछली बार भाजपा को शिकस्त इन लोगों ने दी थी, उसको कैसे बरकरार रखना है, किस तरह से वहां सीट शेयरिंग हो रही है, इस पे भी फोकस रहेगी। और दूसरी बात है कि जो कैंपेन होगी, कैंपेन किस तरह से किया जाए, डोर टू डोर जाकर के किया जाए या क्या उसकी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखिए अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू होना है और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अब हमें जो है उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो क्या वो मुद्दे क्या होंगे? क्या अडानी का मुद्दा होगा या फिर अंबानी का मुद्दा होगा या फिर महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा? इन सब को लेकर के जो कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी कमेटी है वो इस पे भी आज चर्चा करेंगे। जी ठीक है, उस पे भी आज चर्चा करेंगे। आप नजर बनाए रखिए और आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते भी रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं अगली खबर सनातन धर्म से जुड़ी हुई। जी हां, उदयनिधि स्टालिन की अब बढ़ी हैं मुसीबतें। उदयनिधि के खिलाफ मुंबई में भी एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप उदयनिधि स्टालिन पर लगाया गया है। उदयनिधि ने सनातन पर विवादित बयान दिया था और उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी और ये कहा था कि इसका खात्मा करना जरूरी है। इतना ही नहीं, उदयनिधि यहीं पर नहीं रुके। अपने ट्वीट के अगले ट्वीट के जरिए उन्होंने मॉस्किटो कॉइल को शेयर किया और इशारा देने की कोशिश की कि अपने बयान पर कायम है।